बच्चों हम इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में डिस्कस कर रहे थे। मैंने आपसे बताया कि इलेक्ट्रोलाइसिस के दो एस्पेक्ट हमारा है। फर्स्ट जो एस्पेक्ट है वो हमारे पास है क्वालिटेटिव एस्पेक्ट, जो हमने डिस्कस कर लिया आपसे। अब नेक्स्ट जो हमारा एस्पेक्ट है वो है क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट, और क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट को स्टडी करने के लिए हमको जरूरत पड़ती है फेराडे लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस की। तो फेराडे लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस हमारे पास एक तो फेराडे फर्स्ट लॉ है, एक हमारे पास में फेराडे सेकंड लॉ है। वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं। फर्स्ट राइट डाउन फेराडे लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। इसमें हमने लिया फेराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। अब मैं आपको फेराडे का फर्स्ट लॉ समझाता हूँ। फर्स्ट लॉ का स्टेटमेंट क्या है वो तो हम बाद में डिस्कस करते हैं। उसके पहले हम एक कैलकुलेशन करते हैं। मैंने क्या काम किया, मैंने एक तो लिया मोल्टन NaCl, एक तो मैं लेता हूँ इधर रफ वर्क कर लेते हैं। एक तो मैंने आपसे क्या बोला, एक तो मैंने आपसे बोला एक तो हम लेते हैं मोल्टन NaCl, एक मैं ले लेता हूँ मोल्टन MgCl2, और एक हमने ले लिया है मोल्टन AlCl3। ये मैंने ले लिया, ठीक है। अब मोल्टन है तो ऑब्वियस सी बात है इसके अंदर वाटर तो होगा नहीं, Na+Cl Mg+2Cl-Al+3 और Cl-। और हम ये देख रहे हैं कि कैथोड पे क्या रिएक्शन होगी भैया, कैथोड पे क्या रिएक्शन होगी। तो पता लगा मोल्टन NaCl है तो कैथोड पे कौन जाएगा, Na+ चला जाएगा, और MgCl2 मोल्टन MgCl2 है तो कैथोड पे कौन गया, Mg+2 गया, और अगर मोल्टन AlCl3 है तो कैथोड पे हमारा जाएगा Al+3। तो वही मैंने लिया। देखो इधर रिएक्शन में इधर लिख रहा हूँ, आपने मोल्टन NaCl लिया ना, आप कैथोड की रिएक्शन लिख रहे हो तो कैथोड पे होगा क्या, Na+ प्लस इलेक्ट्रॉन से सोडियम, ये वाली रिएक्शन होगी। Mg+2 की बात करें, मोल्टन MgCl2 है, Mg+2 +2 इलेक्ट्रॉन से Mg बनेगा, ये कैथोड की रिएक्शन होगी। कब, जब आपने मोल्टन MgCl2 लिया। अगर आप मोल्टन AlCl3 ले रहे हैं तो रिएक्शन क्या लिखोगे, Al+3 इलेक्ट्रॉन से हमने एल्यूमिनियम बना दिया है, ये रिएक्शन होगी। इस रिएक्शन को ध्यान से देखना। इसकी बात करें, इसकी ये सब रिएक्शन हमारी बैलेंस्ड है। इसको देख के नहीं लग रहा कि 1 मोल Na+ को सोडियम के अंदर रिड्यूस करने के लिए हमको 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब 1 फेराडे चार्ज की जरूरत है। समझ ना, रिएक्शन को देख के क्या पता लग रहा है, 1 मोल ऑफ Na+ इज रिड्यूस्ड बाय 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये भी बोल सकते हैं रिड्यूस्ड बाय 1 फेराडे चार्ज। नेक्स्ट देखिए, हम ये भी बोल सकते हैं 1 मोल Mg+2 को रिड्यूस करने के लिए 2 मोल इलेक्ट्रॉन, या सब हो सकते हैं 2 फेराडे चार्ज की जरूरत होगी। आपको पता है ना 1 मोल इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 1 फेराडे होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमने ले लिया एल्यूमिनियम+3 का 1 मोल को अगर रिड्यूस करना है, इसको डिपॉजिट करवाना है, तो हमको चार्ज लगेगा 3 फेराडे। तो आप देख सकते हैं इन तीनों एग्जांपल को देख के पता लग रहा है, हमने ये जो आयन है Na+ आयन, इसका भी 1 मोल लिया, Mg+2 का भी 1 मोल लिया, एल्यूमिनियम+3 का भी 1 मोल लिया, सबका 1 मोल लिया। इसके 1 मोल को रिड्यूस करवाना था, इसका 1 मोल रिड्यूस होगा तो मेटल का भी 1 ही मोल मिलेगा। पर चार्ज कितना लग रहा है, देखो उधर 1 मोल Na+ के लिए चार्ज लगा 1 फेराडे, 1 मोल Mg+2 के लिए चार्ज लगा 2 फेराडे, 1 मोल एल्यूमिनियम+3 के लिए चार्ज लगा 3 फेराडे। या हमें से बोल सकते हैं 1 मोल कोई सा भी मेटल आयन हो, उसके ऊपर कोई भी चार्ज हो, 1 मोल मेटल आयन है, उस आयन के ऊपर जितना चार्ज है, 1 मोल मेटल आयन है, उस आयन के ऊपर जो भी चार्ज है ना, उतना ही फेराडे चार्ज लगेगा। जैसे 1 मोल Na+ है, अब Na+ का चार्ज कितना है 1, तो 1 फेराडे चार्ज लगा। आपने बोला 1 मोल Mg+2 को रिड्यूस करना है तो Mg+2 पे चार्ज कितना है 2, तो इसका 2 फेराडे चार्ज लगेगा। 1 मोल एल्यूमिनियम+3 है तो चार्ज कितना है 3 है ना, तो आपको चार्ज कितना लगा 3 फेराडे लगेगा। हम इसी बात को इन जनरल समझते हैं। इन जनरल हमने क्या ले लिया, एक मेटल है M+N, ये लीजिए, हमने जनरल क्या लिया M+N प्लस N इलेक्ट्रॉन ही M बनेगा। अगर आपसे बोला जाए 1 मोल इस M+N को रिड्यूस करना है, 1 मोल M+N को रिड्यूस करना है तो चार्ज कितना लगेगा, ऑब्वियसली बात है चार्ज लगेगा हमारा N फेराडे। तो हम ऐसे बोल सकते हैं ना कि कोई सा भी मेटल आयन हो, उसके ऊपर चार्ज कोई सा भी हो, कोई सा भी मेटल आयन हो, उस पर जो भी चार्ज है उसके 1 मोल को रिड्यूस करने के लिए उतने फेराडे चार्ज की जरूरत होगी, ठीक है। या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये जो लिखा है ना इसको देख के ऐसे बोल सकते हैं ना, ये जो लिखा है ना इसी को हमने स्टेटमेंट ऐसे लिखा, N फेराडे चार्ज डिस्चार्जेस 1 मोल ऑफ M+N। देख लीजिए ये लिखा 1 मोल M+N है, इसको कौन डिस्चार्ज कर रहा है, डिस्चार्ज कर रहा है या डिपॉजिट कर रहा है, तो बोल सकते हैं 1 मोल M+N को डिपॉजिट कर रहा है N फेराडे। ऐसे बोल सकते हैं N फेराडे चार्ज डिस्चार्जेस और डिपॉजिटेड 1 मोल ऑफ M+N। ये लिखा देखो हमने N फेराडे चार्ज डिस्चार्जेस 1 मोल ऑफ M+N, therefore 1 फेराडे चार्ज डिस्चार्जेस N फेराडे। अगर 1 मोल M+N को डिस्चार्ज करता है तो 1 फेराडे किसको डिस्चार्ज करेगा,
n फेराडे करेगा 1 मोल को, तो 1 फेराडे करेगा 1/n मोल ऑफ m प्लस n। इसका मतलब अगर आप 1 फेराडे चार्ज पास करो, अगर आप 1 फेराडे चार्ज पास करेंगे ना, तो कोई सा भी मेटल आयन हो उसका 1/n मोल आपके पास डिपॉजिट होगा। देखो 1/n तो क्या मिला, मोल मिला, मेरे को उसके ग्राम इक्विवेलेंट बनाने, इसके ग्राम इक्विवेलेंट बनाने। ठीक है, आप शायद समझते होंगे ग्राम इक्विवेलेंट जो होता है ना, ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल टू होता है मोल इनटू वैलेंसी वेक्टर। ग्राम इक्विवेलेंट किसके इक्वल है, मोल इनटू वैलेंस फैक्टर की इक्वल है। हमें क्या मिल रहा है 1/n मोल मिल रहा है, 1/n तो क्या मिला, मोल मिला। वैलेंस फैक्टर m प्लस n है ना, इसका वैलेंस फैक्टर क्या होगा, आयन का वैलेंस फैक्टर क्या होता है भैया, आयन का चार्ज होगा, m प्लस n का मतलब इसका वैलेंस फैक्टर n हुआ। मोल कितना है 1 प्लस 1/n, तो मोल की जगह क्या लिखा 1/n, वैलेंस फैक्टर की जगह लिखा मैंने n, तो ये बन गया ना 1/n इंटू n, ये बन गया इसके ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ m प्लस n। n से n कैंसिल हो गया, तो आपके पास क्या बचा 1, तो बोल सकते हैं ना 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ m प्लस n। इसका मतलब ये हुआ आपने चार्ज कितना पास किया 1 फेराडे। अगर आप 1 फेराडे चार्ज पास करते हो ना, अगर आप 1 फेराडे चार्ज पास करोगे तो आपको 1 ग्राम इक्विवेलेंट ही मेटल आयन डिपॉजिट होगा। तो कुल मिला के बात ये, मेटल आयन में अब उस पर कितना भी चार्ज हो, समझ ना, एक मेटल आयन है उस पे चार्ज चाहे +1 हो या +2 हो या +3 हो, एंड सो कितना भी चार्ज हो, अगर उस कितना भी उस पे चार्ज हो, अगर आपने उसमें से 1 फेराडे चार्ज पास करवा दिया, तो 1 फेराडे चार्ज पास करवा दिया तो उसका 1 ग्राम इक्विवेलेंट ही डिपॉजिट होगा। अब हम जो बात कर रहे हैं ना, वो इन टर्म्स ऑफ मोल नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। तो कुल मिला के रिजल्ट ये बन के आ रहा है, आप अगर 1 फेराडे चार्ज पास करोगे तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट सब्सटेंस डिपॉजिट होगा। ये मतलब हुआ, या इसको कैसे लिख सकते हैं 1 फेराडे चार्ज डिस्चार्जेज और डिपॉजिट, डिस्चार्ज करेगा या डिपॉजिट करेगा। अच्छा 1 फेराडे चार्ज बोले, या आप इसी को बोल सकते हैं 96,500 कूलम, या इसी को बोल सकते हैं हम 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब हमने कोई इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लिया और उस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में से हमने 1 मोल इलेक्ट्रॉन पास कर दिया, या ऐसे बोल सकते हैं हमने उसमें से 96,500 कूलम पास करवा दिया, या हम ऐसे बोल सकते हैं उसमें से 1 फेराडे चार्ज पास करवा दिया, तो आपको एनोड पे भी सब्सटेंस मिलेगा, कैथोड पे भी मिलेगा। तो इसका ये बोलना है कि जो सब्सटेंसेस मिलेंगे ना, वो सब्सटेंसेस हमको मिलेंगे 1 ग्राम इक्विवेलेंट। इसका मतलब 1 फेराडे पास करोगे तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट सब्सटेंस मिलेगा। इसी के अकॉर्डिंग देखें, अगर आपने 2 फेराडे चार्ज पास किया तो फिर आपको 2 ग्राम सब्सटेंस मिलेगा। इसका मतलब आप किसी सॉल्यूशन में से जितने फेराडे चार्ज पास करोगे, किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में से आपने जितने फेराडे चार्ज पास किया, उतने ही ग्राम इक्विवेलेंट आपको एनोड पे मिलेगा और उतने ही ग्राम इक्विवेलेंट आपको कैथोड पे मिलने वाला है। ये हमारा है। इसका मतलब जो सब्सटेंस मिलता है वो एक तरह से चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। पहले तो आप की पॉइंट याद कर लीजिए, जितने फेराडे चार्ज आप पास करेंगे उतने ही ग्राम इक्विवेलेंट आपको सब्सटेंस मिलेंगे। अच्छा, आपने चार्ज पास करवाया, तो जैसे मान लो आपने 2 फेराडे चार्ज पास करवाया, तो एनोड पे भी 2 फेराडे पास होगा, तो कैथोड पे भी 2 फेराडे होगा। और आप जब इलेक्ट्रोलाइसिस करते हो ना, तो प्रोडक्ट तो एनोड पे भी बनेंगे और कैथोड पे भी बनेंगे। इसका मतलब अगर आपने 2 फेराडे चार्ज पास करवाया, तो एनोड पे जो सब्सटेंस मिलेगा वो 2 ग्राम इक्विवेलेंट मिलेगा, कैथोड पे जो सब्सटेंस मिलेगा वो भी 2 ग्राम इक्विवेलेंट मिलेगा। अगर मान लो सपोज आपने 5 फेराडे चार्ज पास करवाया, तो एनोड पे भी 5 ग्राम इक्विवेलेंट सब्सटेंस मिलेगा और कैथोड पे भी 5 ग्राम इक्विवेलेंट सब्सटेंस मिलेगा। यानी कुल मिला के बात ये, जितने फेराडे चार्ज पास करोगे उतने ही ग्राम इक्विवेलेंट आपको एनोड पे मिलेंगे और उतने ग्राम इक्विवेलेंट कैथोड पे मिलेंगे। या अपन ऐसे बोल सकते हैं ना कि जब हम इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं ना, तो ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस जितने ग्राम इक्विवेलेंट हमको एनोड पे मिलता है, उतना ग्राम इक्विवेलेंट हमको कैथोड पे मिलेगा, क्योंकि दोनों जगह चार्ज पास करेंगे। चार्ज जो पास होगा, चार्ज तो सेम ही पास होगा। जब चार्ज अगर सेम होगा तो ग्राम इक्विवेलेंट भी दोनों के सेम होंगे। ठीक है, या हमेशा बोल सकते हैं ना कि जो अमाउंट डिपॉजिट होता है वो उसके चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इससे को बोल दिया जाता है फेराडे फर्स्ट लॉ। ठीक है, तो फेराडे फर्स्ट लॉ पे चलते हैं। ये मैं आपको बेसिकली फेराडे फर्स्ट लॉ ही समझा रहा हूं इतनी देर से। ठीक है, अब इसको स्टेटमेंट लिखने जा रहे हैं। तो हमने लिखा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड एट एन इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ चार्ज पास्ड थ्रू द सॉल्यूशन। मतलब जो आप इलेक्ट्रोलाइसिस करवा रहे हैं, तो इलेक्ट्रोलाइसिस जब करवाएंगे तो एनोड और कैथोड में जो सब्सटेंस डिपॉजिट होगा वो उसमें से जो चार्ज पास हो रहा है उस चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं W इज प्रोपोर्शनल टू Q। प्रोपोर्शनल है, इसको रिप्लेस किया तो उसकी जगह हमने एक कांस्टेंट लिखा W इक्वल टू ZQ। ठीक है, Q चार्ज है, चार्ज की जगह लिख सकते हैं I इंटू T, तो फॉर्मूला बनेगा W इक्वल टू ZIT। यहाँ पे W क्या है, W इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड। W जो सब्सटेंस डिपॉजिट होगा उसका अमाउंट ये ग्राम में लिया जाता है। Z यहाँ पर होता है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, और I करंट है, एम्पियर में लेना है, और T इसमें टाइम है, और टाइम हमको सेकंड के अंदर लेना होता है। क्लियर पॉइंट? ठीक है,
अब हम आपको ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है जेड जो लिखा ना इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट जेड, अभी जेड की डेफिनेशन देता हूँ कि इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट जेड क्या होता है। हमने फॉर्मूला लिखा W=ZIT, ठीक है। चलिए जी, इस फॉर्मूले में क्या करते हैं, आई करंट हम ले लेते हैं 1 एम्पियर और टाइम ले लिया हमने 1 सेकेंड। इसका मतलब ये हुआ आप 1 एम्पियर की करंट 1 सेकेंड के लिए पास कर रहे हो। अगर आप 1 एम्पियर की करंट 1 सेकेंड के लिए पास करोगे, इसका मतलब एक तरह से चार्ज बन गया आपका 1 कूलम चार्ज है, ठीक है। आप इस फॉर्मूले में I=1 एम्पियर रखें, T=1 सेकेंड रखें, Z क्या बनेगा W। इसका मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट बेसिकली होता क्या है, तो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट एक अमाउंट होता है। कौन सा अमाउंट होता है, जब आप 1 एम्पियर की करंट 1 सेकेंड के लिए पास करोगे, तो सिंपल सा मतलब है आपने इलेक्ट्रोलाइसिस करवाया और इलेक्ट्रोलाइसिस करवाते समय आपने 1 एम्पियर का करंट 1 सेकेंड तक पास करवाया, तो इससे क्या होगा, आपके इलेक्ट्रोड पे जो अमाउंट मिलेगा, वो जो अमाउंट है उसी अमाउंट को बोल दिया जाता है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट जेड। या इसकी डेफिनेशन क्या होगी, thus amount of substance deposited by 1 coulomb charge is known as electrochemical equivalent। इसका मतलब ये है आपने 1 कूलम चार्ज पास करवाया, उस 1 कूलम चार्ज को पास करने वाले से जो आपको सब्सटेंस मिला, उसका जो अमाउंट है उस अमाउंट को बोल दिया जाता है Z=W आ जाएगा। चलिए जी, अभी भी क्या बताया था, अभी भी आपसे बोला था ना कि जो 1 फेराडे चार्ज होता है, 1 फेराडे चार्ज 1 ग्राम इक्विवेलेंट देता है। 1 फेराडे का मतलब 96,500 कूलम, तो हम ऐसे बोल सकते हैं ना 96,500 कूलम चार्ज डिपॉजिट 1 ग्राम इक्विवेलेंट सब्सटेंस, 1 ग्राम इक्विवेलेंट सब्सटेंस। अच्छा, 1 ग्राम इक्विवेलेंट का मतलब ग्राम कितना हुआ, तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट का मतलब ग्राम तो ई ग्राम हुआ। 1 ग्राम इक्विवेलेंट है ना, इसको समझना, ये जो होता है ना ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या होता है, ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल टू होता है यार W/E होता है ना। अब आप क्या बोले, ग्राम इक्विवेलेंट कितना मिलेगा, ग्राम इक्विवेलेंट आपको 1 मिलेगा, तो इसकी जगह 1 रखो, तो 1 इक्वल टू क्या आ गया W/E, यहाँ से W इक्वल टू आ जाएगा ना ई ग्राम। इसका मतलब 1 ग्राम इक्विवेलेंट का मतलब उसके इक्विवेलेंट वेट के बराबर अमाउंट होता है। आपसे बोला जाए ना इसका 1 ग्राम इक्विवेलेंट मिलेगा, तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट का मतलब अमाउंट कितना मिलेगा, तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट का मतलब उसके इक्विवेलेंट वेट के बराबर अमाउंट मिलेगा। 2 ग्राम इक्विवेलेंट का मतलब उसके इक्विवेलेंट वेट का डबल अमाउंट मिलेगा। 3 ग्राम इक्विवेलेंट का मतलब उसके इक्विवेलेंट वेट का 3 टाइम्स अमाउंट मिलेगा। तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट का मतलब उसके इक्विवेलेंट वेट के बराबर अमाउंट होता है। चलिए जी, तो नहीं तो बोला ना 96,500 कूलम जो चार्ज है वो हमको 1 ग्राम इक्विवेलेंट सब्सटेंस देगा। 1 ग्राम इक्विवेलेंट बोल दीजिए, ऐसे बोल सकते ई ग्राम सब्सटेंस देता है। तो फिर हमने बोला 1 कूलम चार्ज कितना देगा, तो 1 कूलम चार्ज हमको देगा E/96,500। और आपको पता है 1 कूलम जो अमाउंट देता है उसको तो जेड बोलते हैं, यानी एक तरह से हमने जेड का वैल्यू निकाल लिया। जेड इक्वल टू हमारे पास आ गया E/96,500 इसका, ठीक है। तो जेड का वैल्यू हमारे पास आ रहा है, Z इक्वल टू हमारे पास आ गया E/96,500। फॉर्मूला क्या था, W=ZIT, तो Z की जगह रख दीजिए आप E/96,500, तो फॉर्मूला बनेगा W=E/96,500 I/T, या आप लिख सकते हैं I/T की जगह Q लिख सकते हैं। इसी को बोल दिया जाता है, ये आपका फेराडे फर्स्ट लॉ आ गया। और ये फेराडे के फर्स्ट लॉ का हमने एक फॉर्मूला बना दिया, ठीक है। ये फॉर्मूला बना दिया, या सीधा सीधा कॉन्सेप्ट मैं आपको बता देता हूँ। आप तो बेसिक कंसेप्ट याद कर लो, जितने फेराडे चार्ज पास करते हो उतने ही ग्राम इक्विवेलेंट आपको सब्सटेंस मिलेगा, नंबर 1। और दूसरी बात ये भी याद रख लो, जितने ग्राम इक्विवेलेंट आपको एनोड पे मिलता है उतना ही ग्राम इक्विवेलेंट आपको कैथोड पे मिलेगा। अच्छा, एक और बात बताओ, अगर मान लो सॉल्यूशन में भी कोई ऐसा भी होता है ना, जैसे अपन इलेक्ट्रोलाइसिस करवाते हैं तो एनोड पे भी मिलेगा, कैथोड पे भी मिलेगा। कई बार सॉल्यूशन में भी कोई प्रोडक्ट बन जाता है, जैसे आपको पता है एक्वस NaCl है, एक्वस NaCl का इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो एक हमें क्लोरीन मिलता है, एक हमें ऑक्सीजन गैस मिलता, एक इलेक्ट्रोड पे एनोड पे प्रोडक्ट मिला, कैथोड पे मिला। और आपको ये भी याद है सॉल्यूशन में NaOH बनता है, जिसकी वजह से pH इंक्रीज होता है। तो एक तरह से NaOH भी तो प्रोडक्ट ही बन गया ना, यानी एक तरह से देखा जाए तो एक NaOH भी हमारे पास प्रोडक्ट बन गया। तो ऐसे होता है कि आप जितने फेराडे चार्ज पास करोगे ना, जितने फेराडे आप चार्ज पास करोगे उतने ही ग्राम इक्विवेलेंट आपको एनोड पे मिलेंगे, उतने ग्राम इक्विवेलेंट आपको कैथोड पे मिलेंगे। और अगर सॉल्यूशन में कोई कंपाउंड बना तो वो भी उतने ही ग्राम इक्विवेलेंट बनेगा। ऐसे बोल सकते हैं जितने फेराडे चार्ज पास करोगे, जो मिलेगा, जहां मिलेगा, जैसा मिलेगा, पर ग्राम इक्विवेलेंट तो सबके सेम ही मिलेंगे। क्लियर पॉइंट, ये हमने बात की आपसे फेराडे फर्स्ट लॉ के बारे में। अब हम आपको सिखाने जा रहे हैं फेराडे सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। चलिए जी, अब नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं फेराडे सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। फेराडे का सेकंड लॉ क्या कहता है, फेराडे का सेकंड लॉ बोलता है कि आप एक काम करें, एक से ज्यादा इलेक्ट्रोलाइट को सीरीज में कनेक्ट कर दीजिए, ठीक है। जैसे आपने क्या काम किया, आप इसको समझ लीजिए। जैसे आपने क्या किया, एक तो HNO3 का सॉल्यूशन ले लिया, ये HNO3 का सॉल्यूशन ले लिया,
एक आपने चलो जो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ले लिया, ये 2 इलेक्ट्रोलाइट है, आप और भी ले सकते हैं। इसका क्या बोलना है कि आप एक से ज्यादा इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन काम में लो, ये हमने ले लिया और इनको सीरीज में कनेक्ट कर दो, ऐसे बोल सकता है। ऐसे बोलता है इनके अंदर क्या करो, सेम अमाउंट की करंट सेम टाइम के लिए पास करो। अगर इनमें से सेम अमाउंट की करंट सेम टाइम के लिए पास करवानी है, इसका मतलब इसको सीरीज में कनेक्ट करना पड़ेगा। तो सीरीज में कनेक्ट करने का मतलब ये सीरीज में हमने कनेक्ट कर दिया, ये लीजिए इन दोनों को जैसे हम सीरीज में कनेक्ट करेंगे, सीरीज में कनेक्ट करने का मतलब इन दोनों में सेम करंट सेम टाइम के लिए पास होगी, ऐसे बोल सकते हैं। दोनों के अंदर सेम फैराडे पास कर दिया जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा देखो, अब जैसे यहाँ AgNO3 है ना, तो यहाँ तो सिल्वर डिपॉजिट होगा, इसकी कैथोड पे सिल्वर डिपॉजिट होगा, इसकी कैथोड पे कॉपर डिपॉजिट होगा। तो इसका क्या बोलना है कि यहाँ पर सिल्वर मिलेगा, यहाँ कॉपर मिलेगा। तो जो सिल्वर मिलेगा और कॉपर मिलेगा ना, वो इनके ऐसे बोल सकते हैं कि यहाँ पर भाई दोनों में से चार्ज तो सेम ही पास होगा ना, तो हम ऐसे बोल सकते हैं इसके अंदर जितने ग्राम इक्विवेलेंट सिल्वर के मिलेंगे, इसमें भी उतने ही ग्राम इक्विवेलेंट हमको कॉपर के मिल जाएंगे, ऐसे बोल सकते हैं। यहाँ आपको जो मिला उसका ग्राम इक्विवेलेंट और इसमें जो मिलेगा उसका ग्राम इक्विवेलेंट, दोनों को ग्राम इक्विवेलेंट तो सेम ही होंगे, है ना, ठीक है। क्यों? क्योंकि 400 सेम ही पास हो रहा है। देखो हमने स्टेटमेंट लिखा, व्हेन सेम अमाउंट ऑफ चार्ज इज पास्ड थ्रू डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन कनेक्टेड इन सीरीज, देन a weight of substance deposited at electrode are in ratio of their equivalent weight। ये बोल रहा है कि आपने एक से ज्यादा इलेक्ट्रोलाइट को सीरीज में कनेक्ट करके सेम अमाउंट की करंट सेम टाइम तक पास करवा दी, तो जो सब्सटेंस मिलेगा उनका मास का रेशियो उनके इक्विवेलेंट वेट के रेशियो के इक्वल होता है। हम इसे लिख सकते हैं W1/W2 इक्वल टू E1/E2, या इसको ऐसे लिखते हैं W1/E1 इक्वल टू W2/E2। W1/E1 W1/E1 का मतलब समझे क्या हुआ, W1/E1 का मतलब यहाँ जो सिल्वर मिला उस सिल्वर का ग्राम इक्विवेलेंट हो गया, और W2/E2 का मतलब यहाँ जो कॉपर मिला उस कॉपर का ग्राम इक्विवेलेंट हो गया। तो हम आपसे ये तो बोल रहे हैं ना कि दोनों के ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल मिलेंगे। तो बेसिकली हमने क्या किया, हमने सिल्वर के ग्राम इक्विवेलेंट और कॉपर के ग्राम इक्विवेलेंट को इक्वल कर दिया। तो जब कभी भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे ना हमारे पास, जब कभी भी हमारे पास ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि हमने इस सॉल्यूशन में से इतना चार्ज पास करवाया तो इतना ग्राम हमको ये मिला, यही चार्ज अगर उधर से पास करवा दिया जाए तो वो कितने ग्राम मिलेगा, इसका मतलब सेम चार्ज पास हो रहे हैं ना, तो क्या करें आप दोनों के ग्राम इक्विवेलेंट आप इक्वल कर दो, आपका आंसर ऑटोमेटिक निकल के आ जाएगा। मतलब एक तरह से आपको ग्राम इक्विवेलेंट ही इक्वल करना होता है, ठीक है जी। ये हमने आपको फेराडे फर्स्ट लॉ बता दिया, फेराडे सेकंड लॉ बता दिया। अब हम आपको इसके क्वेश्चन भी सिखा देते हैं कि फेराडे फर्स्ट लॉ और फेराडे सेकंड लॉ के क्वेश्चन किस टाइप से सॉल्व किए जाते हैं। चलिए जी, ये हमने फर्स्ट क्वेश्चन ले लिया है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, देखिए आप इसको। फर्स्ट क्वेश्चन हमने ले लिया, how much copper will be deposited on the cathode when a current of 2 ampere is passed in aqueous copper sulfate for 3 hours। आपसे बोला जा रहा है कि आपके पास में aqueous copper sulfate का सॉल्यूशन है, aqueous copper sulfate का सॉल्यूशन है, और आप उस aqueous copper sulfate के सॉल्यूशन के अंदर 2 एम्पियर की करंट 3 हर्ट्ज के लिए पास कर रहे हैं। तो आपसे पूछा जा रहा है कैथोड पर कितना कॉपर डिपॉजिट होगा। तो अपन एक काम करते हैं, फेराडे फर्स्ट लॉ अप्लाई करके क्वेश्चन को सोल्व कर देते हैं। हमने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, W = ZIT, Z को लिखा जाता है E/96,500 I/T। इक्विवेलेंट वेट है। अब इक्विवेलेंट वेट क्या होगा, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन में कॉपर का वैलेंसी कितना है, 2 है। कॉपर का इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालेंगे, उसका एटॉमिक वेट अपॉन वैलेंसी। एटॉमिक वेट क्वेश्चन के अंदर दे रखा है 63.5 अपॉन वैलेंसी 2, ये तो आ गया कॉपर का इक्विवेलेंट वेट 96,500। ये लीजिए I/T, करंट हम पास कर रहे हैं 2 एम्पियर का, और इसको पास किया जा रहा है 3 आवर्स के लिए 3, ये तो है ना। इसको हमने 60 से मल्टीप्लाई किया, मिनट में चेंज हो गया, एक और 60 से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास में ये ग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम सोल्व करके और इसका आंसर ला सकते हैं, देख लेते हैं। ये हमको देता है 7.10, ठीक है। इसका अमाउंट आ रहा है हमारे पास में 7.10, ठीक। ये आपके पास में इस क्वेश्चन का आंसर आ जाता है, ठीक। कैलकुलेशन करके देख लेना तो कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने ले लिया, अ करंट ऑफ 3 एम्पियर इज पास्ड थ्रू aqueous NaCl फॉर 1 hour, कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ Cl2 प्रोड्यूस एट एनोड एट STP, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखें। हमसे करंट कितनी बोली जा रही है, करंट हमारे पास 3 एम्पियर के 1 आवर के लिए पास किया जा रहा है, और
क्लोरीन के अमाउंट पूछा जा रहा है, तो हमने सबसे पहले वो फेराडे फर्स्ट में अप्लाई कर दिया। W इक्वल टू होगा E अपॉन 96,500 I इंटू टी। हम सबसे पहले इस क्लोरीन का अमाउंट निकाल लेते हैं कि अमाउंट कितना मिलेगा। E क्लोरीन का इक्विवेलेंट वेट 35.5 होगा अपॉन 96,500, यहाँ तक हम पहुंच गए। I करंट हमारे पास है 3 एम्पियर इंटू टी हमारे पास 1 आवर, इसको 60 इंटू 60 कर दिया, ये हमारे पास में ग्राम में कन्वर्ट हो गया। देखो ये तुमने क्लोरीन का मास निकाल लिया, अब इसे मोल बना देता हूं मैं, क्लोरीन के मोल। ठीक है, मोल कैसे बनाते हैं, मोल इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलिकुलर मास। ठीक है, तो इसको सोल्व करें, 35.5 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 और इसको लिख देते हैं ना 3600 डिवाइडेड बाय 96,500 तो मास है ना, इसको हमने 71 से डिवाइड कर दिया, तो ये हमारे पास में ये मोल आ जाएंगे, ये क्लोरीन के मोल आ गए। ठीक है, ये क्लोरीन का मोल आ गया। थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लेते हैं, 35.5 इससे हमने ये 2 टाइम्स कैंसिल कर दिया, 0000 ये आ जाएगा 18 टाइम्स। ठीक है जी, ठीक, तो ये जो मोल आ रहा है ना, मोल हमारे पास बन गया, इसका मोल आया है, मोल इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाय 18 डिवाइडेड बाय 965, ये तो इसके ये मोल बन के। ठीक है, क्वेश्चन के अंदर आपसे मोल नहीं बोला, आपसे बोला जा रहा है कि क्लोरीन जो मिला ना उसका वॉल्यूम कितना हुआ, STP पर वॉल्यूम निकालना है, ये STP पर वॉल्यूम भी निकालना है, STP पर शायद आप जानते होंगे, और कोई सा भी गैस हो STP पर उसका 1 मोल का वॉल्यूम 22.4 लीटर होता है। तो क्या काम करें, ये 22.4 इसको मोल से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 मल्टीप्लाइड बाय 18 अपॉन 965। ठीक है, ये लीजिए, आप इसको मल्टीप्लाई कर लेना, ये आपका लीटर में आंसर आ जाता है, ये आ गया 700 लीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमने ले लिया है 0.1 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड इन 2 लीटर ऑफ 0.1N AgNO3 solution. Calculate the time for half of the silver to be deposited at cathode. ठीक है, क्वेश्चन ये बोला जा रहा है कि आपसे बोला गया 0.1N AgNO3 का सोल्यूशन है, AgNO3 का वैलेंस फैक्टर 1 है, तो 0.1N का मतलब 0.1M मोलरिटी भी 0.1 ही होगा, और इसका वॉल्यूम ले रखा है 2 लीटर। ठीक है, करंट इतनी पास करवा रहे हैं, आपसे बोला जा रहा है कि हाफ आधा सिल्वर डिपॉजिट करने के लिए हमको टाइम कितना लगेगा। तो हम सबसे पहले ये देखते हैं हमारा जो सॉल्यूशन है उसके अंदर सिल्वर कितना डिसॉल्व्ड है। ठीक है, तो हम सबसे पहले तो ये निकाल लेते हैं, मोल्स ऑफ Ag डिसॉल्व्ड इन सॉल्यूशन, कितने मोल डिसॉल्व्ड है। ठीक है, आपको पता है M इंटू V जो करते हैं ना, इससे मोल आ जाते हैं, M इंटू V। M कितना दे रखा है, 0.1 दे रखा है, और ये दे रखा है 2 लीटर, इससे मेरे को पता लग गया कि हमारे पास में तरह से 0.2 मोल सिल्वर है। इतना सिल्वर कितना डिसॉल्व्ड है, 0.2 मोल डिसॉल्व्ड है। अगर मास निकालना तो मास कितना आ जाएगा, 0.2 तो मोल है ना, 108 से मल्टीप्लाई करें तो इतना मास आ गया। आपसे क्या बोला, इसका मतलब ये इतना जो सिल्वर है ना 0.2 मोल सिल्वर तो आपको अंदर उसके अंदर डिसॉल्व्ड है, पर आपसे क्या बोला इसका 50% डिपॉजिट करवाना है। अब हमने फेराडे लॉ अप्लाई किया, फेराडे लॉ W इक्वल टू होता है E अपॉन 96,500 I इंटू T होता है। W कितना अमाउंट डिपॉजिट करना है, डिसॉल्व कितना है, 0.2 मोल है, 0.2 का 108 इतने है ना, पर आपसे क्या बोला सारा का सारा नहीं करना, इसका आधा डिपॉजिट करना है, इसका मतलब इतना ग्राम अमाउंट डिपॉजिट करवाना है। E इक्विवेलेंट वेट, सिल्वर का इक्विवेलेंट वेट 108 होगा, 96,500 हो गया। I करंट कितने पास कर रही है, 0.1 एम्पीयर, और आपसे टाइम पूछा जा रहा है, ये लीजिए टाइम निकालना है। इसकी कैलकुलेशन करें, 108 ठीक है, इस पॉइंट को हटा दिया, पॉइंट 10 2 से 2 कैंसिल कर दिया, इससे हमने ये गया। ठीक है, इस पॉइंट को हटा दिया तो 10 आ गया। इसको सोल्व करने से जो टाइम आ रहा है हमारे पास में, टाइम t इक्वल टू आ रहा है 10.9650 सेकेंड। ये लीजिए इतना आंसर इसका 906,050 सेकेंड, ये इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं। नेक्स्ट, on passing electricity through dilute H2SO4 solution, the amount of substances deposited in cathode and anode are in ratio. ठीक है, क्वेश्चन समझना,
आपसे क्या बोला गया, डाइल्यूट H2SO4 लिया गया और इसका इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हैं और आपसे क्या पूछा जा रहा है, इसका इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हैं और आपसे पूछा जा रहा है जो एक तो किस में मिलेगा, एक तो कैथोड और दूसरा एनोड पे जो सब्सटेंस मिले उनका मास का रेशियो निकालना है। पता है ये क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन के अंदर आपसे बोला कि डाइल्यूट H2SO4 इसका इलेक्ट्रोलाइसिस कर हुआ है, इसने ये नहीं बोला प्रोडक्ट क्या मिलेगा। इसका मतलब पहले तो आपको प्रोडक्ट का पता लगाना पड़ेगा और फिर आपको जब प्रोडक्ट का पता लग गया तो फिर मास के बारे में बात करेगा। इसका मतलब इस क्वेश्चन के अंदर इसने क्वालिटेटिव एस्पेक्ट और क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट दोनों को ही इंक्लूड कर लिया है। इसका मतलब इसके अंदर क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों एस्पेक्ट हमारे आ गए, क्वालिटेटिव भी आ गया और साथ में क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट भी आ गया। ठीक है, अब देखो, अब पहले तो ये पता लगाओ आपको मिलेगा क्या। याद करो आपने क्या लिया, डाइल्यूट H2SO4 लिया। मैंने आपसे बोला था जब कभी भी आप डाइल्यूट लेते हो तो डाइल्यूट लेने का मतलब एक तरह से इलेक्ट्रोलाइसिस वाटर का ही होता है। इसका मतलब वाटर का ही ऑक्सीडेशन होगा, वाटर का रिडक्शन होगा, मतलब वाटर ही कैथोड पे जाके रिड्यूस होगा। याद है, वाटर का रिडक्शन होता है तो हाइड्रोजन गैस मिलती है और वाटर का ऑक्सीडेशन होगा तो ऑक्सीजन गैस मिलेगी। इसका मतलब प्रोडक्ट तो मैंने पता लगा लिया। इसका मतलब एनोड पे हमको मिलेगा ऑक्सीजन, कैथोड पे मिलेगा हमको हाइड्रोजन। और हमने आपसे बोला था कि आप जब इलेक्ट्रोलाइसिस करवाओगे तो जितने ग्राम इक्विवेलेंट कैथोड पे मिलेंगे उतने ग्राम इक्विवेलेंट आपको एनोड पे मिलेंगे। तो आपको क्या करना है, आपको हाइड्रोजन के ग्राम इक्विवेलेंट और ऑक्सीजन के ग्राम इक्विवेलेंट दोनों के ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल करने होते हैं। हाइड्रोजन का ग्राम इक्विवेलेंट क्या होगा, हाइड्रोजन का अमाउंट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। हाइड्रोजन का इक्विवेलेंट वेट 1 होता है। ऑक्सीजन का ग्राम इक्विवेलेंट क्या लिखेंगे, ऑक्सीजन का वेट, इसका इक्विवेलेंट वेट होता है 8। और आपको मास का रेशियो लाना है ना तो W1 अपॉन W2 निकालेंगे तो W1 अपॉन W2 इक्वल टू 1/8 आंसर आ जाएगा। 1/8 ये लीजिए फर्स्ट आंसर 1/8 आ जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। इसका मतलब ये जो क्वेश्चन था इसके अंदर बेसिकली हमारे दोनों एस्पेक्ट आ गए, क्योंकि उसने ये नहीं बोला कि प्रोडक्ट क्या मिल रहा है। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन के अंदर पहले तो आपको प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, उसके बाद में आपको उनके मास का रेशियो निकालना पड़ेगा। मतलब हमने एक तरह से इसके अंदर दोनों ही कॉन्सेप्ट ले लिए। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन लिया मैंने। नेक्स्ट, the masses ratio of Mg and aluminum deposited during the passage of same current through their molten salt। ठीक है, समझो क्वेश्चन। आपसे बोला जा रहा है कि आपने एक तो मैग्नीशियम का मोल्टन सोल्ट लिया, एक तो आपने मैग्नीशियम का मोल्टन सोल्ट लिया और एक आपने एल्यूमिनियम का मोल्टन सोल्ट लिया। दोनों के सोल्ट लिया और वो भी मोल्टन ले लिए और आपसे पूछा जा रहा है दोनों में सेम चार्ज पास करवाएंगे तो क्या होगा, या सेम चार्ज पास कराओगे तो क्या होगा। जितने ग्राम इक्विवेलेंट आपको मैग्नीशियम के मिलेंगे ये तो लिखेंगे ना, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ मैग्नीशियम का ग्राम इक्विवेलेंट एंड ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एल्यूमिनियम, दोनों के ग्राम इक्विवेलेंट तो सेम ही मिलेंगे ना, तो दोनों के ग्राम इक्विवेलेंट सेम करें। ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ मैग्नीशियम का ग्राम इक्विवेलेंट क्या होगा, इसका अमाउंट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। मैग्नीशियम का एटॉमिक वेट होता है 24 और इसमें वैलेंसी होगी 2, 24 अपॉन 2 12, इक्विवेलेंट वेट 12 होगा। ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एल्यूमिनियम का अमाउंट होगा W2, एल्यूमिनियम का इक्विवेलेंट वेट, एटॉमिक मास होता है 27, वैलेंसी होती है 3, 27 अपॉन 3 ये 9 बनेगा। यहाँ से अगर हमको मास का रेशियो लाना है W1 अपॉन W2 तो ये बन जाता है 12/9। आपसे ये तो पूछा जा रहा है ना, इनके मासेस का रेशियो आंसर देंगे 12/9 इसका आंसर दे दिया जाता है।